नमस्कार, न्यूज एट 10 में आपका स्वागत। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज शाम मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा एनडीए के कार्यकर्ताओं से संवाद। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान तेज। राज्य में पार्टी ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ खोला मोर्चा। तनातनी के बीच महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। छठ महापर्व के लिए रेलवे मुस्तैद। रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़ पर रेल मंत्रालय की पैनी नजर। दिल्ली में छठ महापर्व को भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारी। बनाए जा रहे हैं 1000 से अधिक छठ घाट। दिल्ली के रोहिणी में बड़ा एनकाउंटर। 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ढेर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। और भारत ऑस्ट्रेलिया का दूसरे वनडे आज। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का लिया फैसला। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में आज भारत न्यूजीलैंड की भिड़ंत। और आइए अब समाचारों पर डाल लेते हैं विस्तार से नजर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियां प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए डटे कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से संवाद करेंगे। एक्स पर पोस्ट पीएम मोदी ने लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्पण के साथ मैदान में डटे हैं। जनसंपर्क और संवाद से लेकर संगठन के हर स्तर पर उनकी भागीदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज शाम करीब 6 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में एक बार फिर उनसे संवाद को लेकर बहुत उत्सुक हूं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा। इसके अतिरिक्त रोहतास और कैमूर सहित शाहबाद क्षेत्र के कई जिलों और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल सहित मगध क्षेत्र के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। सीमांचल क्षेत्र के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों के साथ साथ भागलपुर, बांका, जमुई और सुपौल में भी इसी चरण में मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के बीच बिहार कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नाराज नेताओं ने पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को धरना प्रदर्शन और उपवास करने का ऐलान कर दिया है। टिकट कटने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को पटना में बैठक करने के बाद ये फैसला लिया। बैठक में आनंद माधव, विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक गजानंद शाही, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, मधुरेंद्र सिंह, राजकुमार राजन, कैसर खान, नागेंद्र पासवान, विकल और कंचना सिंह शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता विपक्षी महागठबंधन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुट गए। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं केरल, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे पर हैं और आपको बता दें वहां कई कार्यक्रम में वो शामिल हो रही हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी, गवर्नर ऑफ बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, श्रीमती Anaga Allekarji, the First Lady of Kerala, public representatives present on the occasion, distinguished guests. Ladies and gentlemen, I am happy to be present here among you all today to pay tribute to the former President of India, late Shri K.R. Narayan ji. Shri Narayan was an eminent statesman, diplomat and scholar.
I consider it an honor to unveil the bust of late Sri K.R. Narayan here at Raj Bhavan today. I would like to thank Sri Ramnath Kovindji, former President of India, under whose guidance this initiative has been taken. I am sure that his memory will inspire people to uphold the values of equality, integrity, and public service that he stood for. Late Sri K.R. Narayan's life is a story of courage, perseverance, and self-belief. Through immense dedication and the power of education, he went on to occupy the highest constitutional office of our nation. His academic excellence was a symbol of what determination and opportunity can accomplish when guided by purpose. Before entering politics, Sri K.R. Narayan built a distinguished career in the Indian Foreign Service. Sri Narayan upheld India's values of peace, justice, and cooperation with utmost sincerity. After his diplomatic career, he was elected to Parliament and went on to service as Union Minister. He was always steadfast to the principles of fairness and inclusion. Sri Narayan was also the Vice President of India. His journey reached its peak when he became the President of India. He carried into the Rashtrapati Bhavan not only his experience as a statesman, but also wisdom and humility of his personality. Ladies and gentlemen, Sri Narayan was deeply rooted in his connection to Kerala, his home state. He drew inspiration from its social progress and emphasis on education and inclusivity. Even after reaching the highest office, Sri Narayan remained connected to his roots. Throughout his life, Sri Narayan emphasized the role of education in human and national development. For him, education was not a privilege for a few, but a right for all. Sri Narayan believed that human values are essential for the growth of a civilization and are fundamental to the development of a society. As our nation moved ahead to achieve the goal of Viksit Bharat, it is essential to ensure that all citizens, especially the weakest and most marginalized, get equal opportunities to realize their dreams. Sri K.R. Narayan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion, and democratic spirit. As we remember him today, let us draw inspiration from his life, which was dedicated to nation building, to create a more inclusive, just, and compassionate India. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने केरल दौरे पर हैं और राष्ट्रपति ने तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की प्रतिमा का अनावरण किया और राजभवन में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि के.आर. नारायणन सर्वोच्च संवैधानिक पद पर थे और अपनी जड़ों से वो हमेशा जुड़े रहे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए न्यूज एट 10 में आगे बढ़ते हैं। पटना में आज महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें घटक दलों की ओर से तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित किया जा सकता है, लेकिन इस सब के बीच अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे विवाद बढ़ सकता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर जो पोस्टर लगा है उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर नजर आ रही है। पोस्टर में विपक्ष के सभी बड़े नेताओं की तस्वीर गायब है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के विवाद की स्थिति साफ हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की वैशाली और औरंगाबाद में 2 चुनावी रैलियां हैं। औरंगाबाद के गोह विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। उसके बाद वैशाली के पातेपुर विधानसभा में लखेंद्र कुमार रोशन के समर्थन में चुनावी हुंकार भरेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आज 4 बड़ी जनसभाएं करेंगे। चिराग पासवान सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे आज चिराग पासवान, और देखना ये होगा कि किस तरह से जो रैली की जाएगी उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं वो किस तरह से उनका साथ देंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने वाली होंगी। और आपको यहाँ ये भी हम बताते चलें कि इस रैली में आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग शामिल भी हो रहे हैं। और ये जो अध्यक्ष हैं रामविलास के जो अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, ये आज 4 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और वो जगह भी हम आपको बता दें, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज। और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मोहनिया विधानसभा सीट पर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। इस सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में आरजेडी ने निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया है। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। वहीं रवि पासवान ने भी राजद के समर्थन के बाद पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया। और पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मधुरेश। आइए सीधे मधुरेश के पास चलते हैं। मधुरेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महासभाएं की जा रही हैं और साथ साथ रैलियां की जा रही हैं और बैठकों का भी दौर जारी है, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि तस्वीर का क्या रुख होने जा रहा है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए जहाँ तक एनडीए खेलने की बात की जाए तो एनडीए के जो स्टार प्रचारक है वो जमीन पर उतर चुके हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और रैलियों का दौर भी चल रहा है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत जो प्रोग्राम है उसके तहत आज कार्यकर्ता जो है उनके साथ में संवाद करेंगे। इसके साथ ही वो अपने संवाद के जरिए उसमें जोश भरने की कोशिश करेंगे ताकि बिहार में एनडीए की जो जीत है वो सुनिश्चित की जा सके। जबकि दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो अभी भी महागठबंधन में करीब 10 सीट ऐसी है जहां पर जो महागठबंधन के घटक दल है वही आमने सामने है और इसी को लेकर के कल लगातार वहां पर मैराथन बैठक चलती रही। काफी देर रात तक ये बैठक चलती रही और आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता बताया जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ से सब कुछ ठीक हो जाने के बाद किया जाएगा और जो फैसले होंगे उनको साझा किया जाएगा। इसके साथ ही इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन की तरफ से एक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा, निश्चय पत्र जारी किया जाएगा जिसके बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी तक जो स्टार प्रचारक है, जो उनके बड़े प्रचारक है, वो कहीं भी अभी जमीन पर उतरे नहीं है, कहीं भी वो रैलियों में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी हैं उन पर भी देखने को मिल रहा है।
जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सांसदों के साथ बात करते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं, तो उनके अंदर हर्ष तो होता ही है, साथ साथ उनके अंदर एक नई उमंग भी देखने को मिलती है और वो पूरी जोर के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करने लग जाते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज किन पॉइंट्स पर बात हो सकती है? देखिए, एनडीए में शुरू से ये बात कही जा रही है कि बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है उसको घर घर पहुंचना है, घर घर पहुंच करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वेलफेयर के लिए लोगों की, उनसे बताना है। उसके साथ ही जो बिहार में 20 साल में एनडीए सरकार की उपलब्धि रही उसको बताना है। और इसी कार्य योजना पे लगातार जो कार्यकर्ता है उनको टास्क दिया जा रहा है और वो इस काम को कितने मुस्तैदी से कर रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग भी बिहार के जो पार्टी के जो आला अधिकारी है वो भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो प्रधानमंत्री हैं वो जीत का कार्यकर्ताओं को ऐसा मंत्र देंगे, ऐसा जोश भरेंगे जिसका फायदा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 24 तारीख को बिहार आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो बीजेपी कार्यकर्ता हो या हम एनडीए कार्यकर्ता कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। एनडीए कार्यकर्ताओं का जो जोश है वो निश्चित रूप से हाई है। बिल्कुल। अगर हम यहाँ बात करें कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में जो घमासान है वो भी तेज होता हुआ नजर आ रहा है और आज इन सब के बीच महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है और साथ ही साथ राज्य में पार्टी ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ भी एक मोर्चा खोल दिया। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन के अंदर कुछ इस तरह की सियासत चल रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन सा पहलू लेकर आने वाले हैं। देखिए, महागठबंधन में बात करें अगर राजद की, तो राजद में हमने देखा था अभी कुछ दिनों पहले एक तस्वीर हमारे सामने आई थी जिसमें एक राजद के जो नेता थे वो अपने कुर्ते को फाड़ करके आरोप लगा रहे थे कि उनसे 2.25 करोड़ रुपए टिकट के लिए मांगे गए थे। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ऐसे कई नाराज राजद के नेता हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ में जाति की गई है, उन्होंने जमीन पे पसीना बहाया और अब टिकट के लिए पैसे की डिमांड की जा रही है। ऐसा ही आरोप कांग्रेस में भी लग रहा है। कांग्रेस में हमने जमा खान के बारे में एक वायरल वीडियो भी सुना था जिसमें राजेश राम बता रहे थे कि उन्होंने टिकट फाइनल कर दिया और फिर वो प्रत्याशी का नाम कट गया। ऐसी तो ये जो तमाम सिक्वेंसेज हैं इसके कारण महागठबंधन में एक अंडर करंट है, एक रिवोल्यूशनरी करंट चल रहा है जिसके कारण ये कलह हो रही है। और एक बड़ा आरोप कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उनके ऊपर भी लग रहा है कि उन्होंने मनमानी की है टिकटों के बंटवारे में। और यही कारण है कि सूत्रों से हमें एक जानकारी ये भी मिली है कि बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, वो जरा नाराज चल रहे हैं और यही कारण है कि कल जो बैठक हुई उसमें वो शामिल नहीं हुए। और उनके साथ भी मान मनोवल का जो दौर है वो अशोक गहलोत जो है वो कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आज शायद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण अल्लावरू ने कुछ ऐसे प्रत्याशियों का नाम टिकट काट दिया था जिनको राजेश राम टिकट देना चाहते थे, जिस कारण ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उत्पन्न हुई थी। बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार चुनाव का जो सियासी पारा है वो लगातार बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। और अगर आज की बात करें तो दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने की भी आज आखिरी तारीख है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अगर एनडीए खेमे की बात की जाए तो 243 सीट्स के लिए 243 एनडीए के उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जबकि महागठबंधन में ये आंकड़ा 255 के आसपास है। तो समझा जा रहा है कि पिछले 2-3 दिनों से चल रहा जो एनडीए की बैठक चल रही है और जो मान मनोवल का दौर चल रहा है, जिसके बाद आज एनडीए के कुछ प्रत्याशी आज शाम 3 बजे से पहले अपना नामांकन विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वो कौन प्रत्याशी होंगे इसके अभी ना पार्टी की तरफ से कोई जानकारी दी गई है और ना अभी पुख्ते तौर पे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब 3 बजे नामांकन वापस लेने का वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद ही एनडीए की ये महागठबंधन की संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल। अगर टिकट बंटवारे की बात करें तो जो कांग्रेस नेता इससे नाराज नजर आ रहे हैं, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है इससे पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है।
और देखिए निश्चित रूप से पार्टी के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है, क्योंकि अगर हम एनडीए और महागठबंधन को एक बार अगर कंपेयर करके देखें तो एनडीए ने एक तय समय पर अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया, प्रत्याशियों ने एक तरीके से नामांकन जो करना था वो किया, उनके नामांकन में बड़े नेता शामिल हुए। जबकि महागठबंधन की बात करें तो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन तक भी क्लियर नहीं हो सका। आरजेडी ने दूसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसके बाद फिर लगातार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं, मान मनोबल का जो दौर है वो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो जो ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता है, जिसके ऊपर में जिम्मेदारी है घर घर जाकर के लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करना, तो वो भी कंफ्यूजन में है और वो भी जो आम जनता है उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। और अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब गठबंधन में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अगर कल के डेट में सरकार चुन के आएगी तो सरकार कैसे स्टेबल रहेगी। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब कार्यकर्ता हो या नेता हो वो आम जनता को देने नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल मधुरेश, आप अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। और इस बार दिल्ली सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए हैं। इस बार न सिर्फ घाटों को सजाया जाएगा बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सुविधाओं के जरिए इसे एक यादगार पर्व भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद तैयारियों की समीक्षा की और यमुना पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा बड़ा ऐलान भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। भक्ति और आस्था का महापर्व छठ बिहार से लेकर दिल्ली तक इस पर्व की धूम रहती है। सूर्य को अर्घ्य, आस्था का सागर और तैयारी में जुटी है दिल्ली सरकार। छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, सूर्य से जुड़ी एक गहरी आस्था की परंपरा है और दिल्ली सरकार छठ महापर्व को भव्य बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के साथ ही तमाम मंत्री इस काम में लग गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ की तैयारियों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। आप सबको मालूम है, वर्षों से यमुना जी पे छठ की पूजा सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी। सरकार स्वयं से उस पूजा को नहीं कर रही थी, जिसे इस बार हमारी सरकार आने के बाद उस प्रतिबंध को हमने हटाया। यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों और उप जिलों में कम से कम एक मॉडल छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। घाटों पर छठ व्रतियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। टेंट, बिजली, शौचालय, पेयजल, सफाई की पूरी व्यवस्था होगी। 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रेमबाड़ी पुल से लेकर मुनक नहर तक आगामी छठ पर्व को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में छठ महापर्व के चलते स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार इस बार छठ पर्व को पहले से कहीं ज्यादा भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित आयोजित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं दिल्ली में यमुना नदी का जो जल है किस तरह से पहले से कहीं ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल हो गया है और झाग या अन्य प्रकार के प्रदूषण भी कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। घाटों की सफाई और समतलीकरण के लिए जेसीबी मशीनों द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आईटीओ स्थित छठ घाट का दौरा किया और उन्होंने यहाँ पर श्रमदान भी किया। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। ये छठ पूजा की खूबसूरती ये होगी कि जैसे 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है तो पता चलना चाहिए कि 27 साल बाद उतनी ही भव्य छठ पूजा हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने भी छठ पूजा की तैयारियों के संबंध में यमुना घाट पहुंचकर निरीक्षण किया। छठ पूजा करने वालों पर दर्ज केस वापस लेने का भी उन्होंने ऐलान किया। जो लोग ये चाहते थे कि छठ की पूजा यमुना तट पर हो, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने का पाप केजरीवाल ने किया था। आज मुख्यमंत्री महोदया ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि ऐसे सभी
मुकदमे जो छठ व्रतधारियों पर, छठ पूजा करने वालों पर किए गए थे, वो सभी मुकदमे दिल्ली सरकार विड्रॉ करेगी। सरकार की ये तैयारियां साफ दिखा रही हैं कि इस बार राजधानी में छठ पर्व पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा, जो नई उमंग, नए जोश के साथ मनाया जाएगा। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। त्योहारों की रौनक के बीच यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुगत और सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। छठ महापर्व को देखते हुए रेलवे 7,800 और विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। साथ ही भीड़ की निगरानी के लिए विशेष तंत्र भी बनाया गया है। हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जायजा लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी यात्री अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पूरे आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर अगर देखा जाए तो रेलवे की तरफ से खासा इंतजाम किया है, जिससे कि यहाँ पर यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ यात्रियों से। इस बार रेलवे ने कितने त्योहारों में, कितनी छठ की बात करें, कितनी तैयारियां रेलवे ने कर रही, कैसा लग रहा है इस बार? बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या क्या सब में चेंजिंग कर दी, पूरा चेंज कर दिया। पहले चार्जिंग की सुविधा नहीं थी कुछ भी, अब सब कुछ अच्छा कर दिया। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई गैदरिंग नहीं होगी। बहुत अच्छी व्यवस्था है सरकार की और किसी को कोई परेशानी हमें देखने में नहीं लग रहा है। हम लोग तो सोचे कि स्टेशन पे काफ़ी लंबी लाइन होगी, इसलिए हम लोग 2 घंटे पहले आ गए, बट यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि आम दिन के वजह से आज भी एकदम खुला है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हर तरह की सुविधा है, पानी का, पीने का, बैठने का, चार्जिंग का, वाईफाई का, हर तरह की सरकार ने सुविधा दी हुई है। पहले के हिसाब से कुछ चेंज लग रहा है आपको? बहुत चेंज लग रहा है। अब इतना बढ़िया व्यवस्था कर दिया बैठने उठने के लिए। अगर ट्रेन लेट हो गया या जल्दी आ गए, पीने का पानी है, चार्जिंग लगा दिया, वाईफाई फ्री कर रखा है, तो सुविधा तो है ही। भीड़ भाड़ भी ज़्यादा स्टेशन पे नहीं है, आदमी आराम से आ रहा है, जा रहा है। बहुत है, पुलिस बहुत लगी हुई है, बहुत सिक्योरिटी है। अच्छा लग रहा है, सारे सुविधा बहुत ही अच्छे हैं और मतलब सेफ्टी भी है यहाँ पे, जैसे कैमरा वैमरा सब कुछ लगा हुआ है और रात में भी हम लोग अच्छे से सोए हैं, अच्छे से बैठे हैं, कोई चोर वोर का कोई लफड़ा नहीं है। बहुत ही अच्छा है सब कुछ। तैयारी से कहीं न कहीं यात्रियों में जहाँ एक तरफ संतुष्टि है, वहीं जो है रेलवे के जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है उसमें भी एक खुशनुमा माहौल है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, आनंद विहार। रेलवे की इस पहल का पूरे देश के यात्री खूब सराहना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें इसका फायदा पहुंच रहा है। रेलवे को धन्यवाद देना चाहूँगा कि रेलवे जो सुविधा छठ पूजा स्पेशल, दीपावली स्पेशल के प्रति जो इन्होंने हजारों ट्रेन चलाई, उसमें पब्लिक को बहुत सारा लाभ मिला। पब्लिक अच्छे से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने रेलवे में इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं दे रखी है, खासकर लेडीज़ों के लिए कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत हेल्पलाइन पे भी कॉल करो, चाहे कुछ भी, सिर्फ आरपीएफ जो हमारी है हेल्प के लिए है, तो गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहती हूँ इसके लिए। इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। पहले तो पब्लिक को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, अब तो लोगों को कम से कम सीट मिल रही है, रिजर्वेशन मिल रहे हैं, तो इससे तो बहुत ज़्यादा फायदा है। एसी में ही ट्रैवल किए हैं, अब स्लीपर्स के बारे में, लेकिन हमने जिसमें भी ट्रैवल किया है उसकी मतलब ये जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। सफाई हो चाहे वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट जो स्टाफ है वो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करते हैं। हर एक बार तो जाता था तो ट्रेन में धक्के खाते जा रहा हूँ, अभी तो बिल्कुल सो के जा रहा हूँ सर। इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर इतना अभी जितना मैं हर एक बार गया हूँ बिल्कुल धक्का खा के गया हूँ, लेकिन बट अभी इस साल जो जा रहा हूँ बिल्कुल सो के जा रहा हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार सर 12,000 ट्रेन स्पेशल जो चलाई है, इसके लिए मैं बिहार सरकार और जितना भी सरकार है सबको मैं धन्यवाद का पार देना चाहता हूँ। हर साल से इस बार अच्छा है, गवर्नमेंट इस बार अच्छा ध्यान दिया है, सर सफाई भी ट्रेन का है और पब्लिक भी उतना नहीं है। स्पेशल ट्रेन चलाने से बहुत फायदा है। इससे अच्छा सरकार क्या हो सकता है, जो इतना सुविधा हम लोग को मिल रहा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना अच्छा सरकार अपना मतलब है ना, जिसको पैसा बजट बनता है वो भी जाता नहीं बनता वो भी जाता है, बट बहुत अच्छा है जो हर गरीब अपना छठ पूजा एंजॉय करे। ये बहुत अच्छा उपहार है कि हाँ आराम से बैठ के जाओ, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई गर्दी नहीं है। थोड़ी सी टेंशन थी टिकट के बारे में,
हमारे फिर भी थोड़ा वो चलता है, उतना तो चलेगा थोड़ा सा भी टिकट के बारे में। बहुत बेटर। भाई दूज के त्योहार को लेकर देश भर में लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये त्योहार खास तौर पर बहन और भाई के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। इसी को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा ने मिठाई की दुकानों पर लोगों से बातचीत की। तो आप सुनिए ये बातचीत और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। राजधानी दिल्ली में भी भाई दूज के त्योहार को लेकर खासा रौनक देखने को मिल रही है। लोग सुबह से मिठाइयां ले जाना शुरू कर चुके हैं। अपनी बहनों के पास भी जाना है, बहनों को भी भाइयों के पास जाना है, क्योंकि दिवाली के बाद यानी कार्तिक माह के बाद शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को एक खास त्योहार भाई दूज का आता है, जिसको यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी को लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, जो आज मिठाई भी सर लेकर के जा रहे हैं घर। सर, कैसे मनाने वाले हैं आज इस भाई दूज के त्योहार को? हिंदू कल्चर में बहुत अच्छे अच्छे ये त्यौहार बने हुए हैं। राखी का, भैया दूज का, मिठाई वगैरह लेके सुबह जाते हैं और उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करते हैं। मैम भी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आज आप लोगों के लिए भी खास त्यौहार रहता है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन और भाई दूज ये दोनों ही बहन भाई के अटूट संबंध को दिखाते हैं। आप लोग कैसे घरों में इसको मनाते हैं? भैया के पास हम जाते हैं, अगर भैया दूर है तो उनके पास जाते हैं, नहीं तो भैया भी हमारे पास आते हैं। तो बस मिल के प्यार से वो कुछ हमें गिफ्ट देते हैं, हम कुछ देते हैं, मिल के बस खुशी से ये त्यौहार मनाते हैं। बच्चों के लिए भी खास तौर पर ये बड़ा उत्साह का रहता है, क्योंकि हर एक तरीके से बच्चे जो हैं वो खास इस पर फोकस्ड होते हैं कि उनको क्या उपहार मिलने वाला है। हाँ, ये उनको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट मिल ही जाता है। और ख़ास में जो बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे जो मेहमान आते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो उनको खुशी होती है। घर में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है उनको, उनकी तो बहुत अच्छी बात होती है। देखिए, साफ तौर पर यही वजह है कि भाई दूज के त्यौहार को लेकर के हर हिस्से में आपको कुछ इसी तरीके से तस्वीरें नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पर राजधानी दिल्ली में भी सुबह से ही इसको लेकर शुरुआत हो गई है। जो मुहूर्त है वो तकरीबन 1:28 से शुरू होता है और 3:28 यानी 2 घंटे 15 मिनट के आसपास का ब्रह्म मुहूर्त है, जिसमें आज ये तिलक लगा करके अब भाइयों की लंबी उम्र की कामना बहनें करती नजर आएंगी। कैमरामैन बलजीत के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़।